गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने की थी नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एंड देन द सफिशिएंट कंडीशंस आल्सो। नेसेसरी कंडीशन क्या की थी कि लेट अस सपोज मेरे पास फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो वो किसी पॉइंट z नॉट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर क्या होता है कि चारों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट इज ux, uy, vx and vy exist at z naught and they satisfy CR equations। यानी ux होगा vy के इक्वल और uy होगा माइनस vx के इक्वल। फिर हमने ये किया था कि जो कंडीशन है नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर चारों डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें तो दैट डज नॉट मीन कि फंक्शन नेसेसरली डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। द फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल, द फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, राइट। कि CR इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हमने डिराइव की थी सफिशिएंट कंडीशन कि क्या क्या कंडीशंस फुलफिल हो तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? चारों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, साथ में वो कॉन्टिन्यूस भी हों और CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अगर ये तीन बातें पूरी होती हैं तो गिवन पॉइंट के ऊपर फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने ये किया था। आज इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स भी और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी। तो सबसे पहले हम सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं और वही एक्सरसाइज 5.2 का 16th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। क्या है हमारे पास फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z बार। ये फंक्शन तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। z बार बेसिकली होता है मॉड z स्क्वायर और मॉड z स्क्वायर हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। लास्ट एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स थी कि मॉड z स्क्वायर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है थ्रू आउट, डिफरेंशिएबल नोवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। याद है, f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल नोवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन, राइट। तो वही चीज हमने प्रूव करनी है। और या फिर ये इस तरह से पूछा गया है कि फंक्शन जो है ओरिजिन के ऊपर एनालिटिक नहीं है। तो क्या कहते हैं, इसको पढ़ो। पहले देखो, नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर ओरिजिन पर फंक्शन डिफरेंशिएट भी हो लेकिन आसपास डिफरेंशिएबल ना हो। ओरिजिन पर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, बट ओरिजिन के आसपास फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो फिर हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इट इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन पर एनालिटिक होता तो ओरिजिन पर भी डिफरेंशिएबल होता और ओरिजिन के अराउंड भी क्या होता, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता। तब हम कहते हैं ओरिजिन पर क्या है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक नहीं है तो हम क्या शो करेंगे कि ओरिजिन के आसपास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेट अस डू इट। वहां पर हमने किया था बाय डेफिनेशन सारा कुछ, यहाँ हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। डिफरेंशिएबल नहीं है तो CR इक्वेशंस भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। लेट अस सी दैट। पहला पार्ट आप अपने आप करेंगे। f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस, सेम है जो हमने पीछे किया था। सी नाउ, जब हम fz को z बार या मॉड z स्क्वायर लिखें और z को क्या लिख लें, x प्लस आयोटा y लिख लें और f ऑफ z को लिख लें u प्लस आयोटा v। क्योंकि CR इक्वेशंस लिखनी है तो मुझे u और v चाहिए, तो u प्लस आयोटा v बनेगा मॉड z स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z अगर x प्लस आयोटा y है तो मॉड z इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो तो u हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है, सो v इज 0, ठीक है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है u और v क्या है, कॉन्टिन्यूस, सो इज द गिवन फंक्शन। लेकिन अब क्या करते हैं, चारों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। व्हाट इज ux, सिंपल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 0, तो ux हुआ 2y।
यू वाई इसी तरह से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो यू एक्स इज 2x, यू वाई इज 2y। v तो 0 ही है तो वी एक्स भी 0, वी वाई भी 0। अगर सी आर इक्वेशंस लिखें तो सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, यू एक्स वी वाई के इक्वल और यू वाई किसके इक्वल, माइनस वी एक्स के इक्वल। तो यू एक्स है 2x, वी वाई है 0, तो यहाँ से बना 2x इज इक्वल टू 0 और यू कैन से x इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो क्या बनेगा, यू वाई है 2y और वी एक्स है 0, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सी आर इक्वेशंस हैं वो कब सेटिस्फाई होंगी, जब x और y दोनों 0 हों। x और y 0 होने का मतलब ओरिजिन पर। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि सी आर इक्वेशंस दे विल बी सेटिस्फाइड ओनली एट द ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। अगर किसी पॉइंट पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और ओरिजिन पर क्या पक्का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। हमने पढ़ा है कि अगर सी आर इक्वेशन किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई हों तो फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो सिर्फ सी आर इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना मुझे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बताता। एक बात तो पक्की है कि ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन क्या ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, उसके लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप ओरिजिन पर सेपरेट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल में किया था, या फिर आप सफिशिएंट कंडीशंस देख लो। ओरिजिन के ऊपर देखो, क्या यू एक्स यू वाई वी एक्स और वी वाई कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। यस दे आर कॉन्टिन्यूस। क्यों कॉन्टिन्यूस है, this is polynomial, 2x is a polynomial, polynomial function is continuous. uy है 2y, this is also a polynomial, therefore continuous. vx और vy तो constants हैं, तो constant function is always continuous. तो यहाँ पर आप sufficient condition की help से भी लिख सकते हो कि origin के ऊपर चारों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हैं और सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। Therefore, at origin, the given function is differentiable. ठीक है, तो सम अप करते हैं पूरी चीज को। हम क्या कहना चाह रहे थे, सबसे पहले मेरा फंक्शन है f of z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। हमें दिखाना था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दैट वी कैन इजीली राइट। फिर हमें दिखाना था इट इज डिफरेंशिएबल नोवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन, या फिर इट इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। उसके लिए हमने क्या किया, चारों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, सी आर इक्वेशंस में डालकर देखा कि सी आर इक्वेशन ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन। तो फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर हमने ले ली विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट कंडीशन, जिससे मेरे पास आया कि ओरिजिन पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन ओरिजिन अकेले पर डिफरेंशिएबल है, उसके आसपास डिफरेंशिएबल नहीं है, तो विल राइट कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट एक्सरसाइज के मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 5.2 के पहले दो क्वेश्चंस पहले करते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन है f of z is z bar square upon z if z is not equal to 0 and function is 0 if z is equal to 0. ओरिजिन पर फंक्शन 0 है, एट पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फंक्शन इज z bar square upon z. हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, although CR equations are satisfied at that point. और यही इंडिकेट करता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ सी आर इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। तो लेट अस चेक। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है और उसको हम बाय डेफिनेशन कर लेते हैं। तो f डैश 0 को बाय डेफिनेशन लिखो तो क्या बनेगा, लिमिट z गोज टू 0,
f of z minus f of 0 upon z minus 0. So this is limit z goes to 0. f of z है z bar square upon z. 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो माइनस 0 आ गया अपॉन है z. तो ये बना लिमिट z गोज टू 0 z बार का स्क्वायर अपॉन z का स्क्वायर, और इट इज लिमिट z गोज टू 0 z बार अपॉन z होल स्क्वायर. अब हम लिमिट को कैलकुलेट कर लेंगे किस बात के लॉन्ग, z इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ये, z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा. यहाँ पर थीटा जैसे जैसे चेंज करते हैं पाथ चेंज होता है, और जब z 0 को अप्रोच करेगा तो क्या 0 को अप्रोच करेगा, r गोज टू 0. ठीक है, तो लेट अस पुट इट हियर. तो लिमिट मेरी बनेगी f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट r गोज टू 0, z बार क्या होगा r e पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन z है r e पावर आयोटा थीटा. r से r कट गया, e पावर आयोटा थीटा ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा e पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, और जब इसका स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा e पावर माइनस 4 आयोटा थीटा. और क्योंकि लिमिट r पर थीटा पर डिपेंड कर रही है, इट मीन्स लिमिट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, और अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस मीन्स फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है. इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब हम 0 0 इस तरह से लिखेंगे मीन्स x और y कोऑर्डिनेट अलग अलग लिख रहे हैं, या हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 0. फाइन, चलिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब मुझे दिखाना है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पर, तो उसके लिए मुझे फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना होगा. तो उसके लिए z को क्या पुट करोगे x प्लस आयोटा y, और f ऑफ z को क्या पुट कर देंगे u प्लस आयोटा v. दो जगह अलग अलग लेंगे, पहले एट z नॉट इक्वल टू 0 कर लेना, यहाँ 0 0 के बजाय एट z नॉट इक्वल टू 0 या एट एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 इस तरह से लिखना है आपने. तो u प्लस आयोटा v क्या बनेगा, क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन, z बार स्क्वायर अपॉन z बार हुआ x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर अपॉन आ गया x प्लस आयोटा y. ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो डेनोमिनेटर को हम रियल बनाते हैं. उसके लिए इसको रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे x माइनस आयोटा y से, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस आयोटा y होल क्यूब, नीचे होगा a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ऊपर होल क्यूब है, ओपन करो, a क्यूब इज x क्यूब माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा का क्यूब इंटू वाई क्यूब, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो दिस इज माइनस आयोटा वाई क्यूब, माइनस 3ab माइनस 3x इंटू आयोटा वाई, अंदर आ गया x माइनस आयोटा वाई. ऊपर ओपन फिर से रीराइट कर लेते हैं, दिस इज x क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब, ब्रैकेट ओपन की माइनस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, लास्ट टर्म आगे देखो माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर, लेकिन साथ में आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, इसलिए यहाँ साइन क्या आया, नेगेटिव आया, माइनस 3x वाई स्क्वायर. अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं. रियल पार्ट बनेगा x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट इज y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, u लिख लिया हमने और v लिख लिया. ठीक है, ये तो आ गई एक चीज. फिर ओरिजिन पर फंक्शन 0 था, f ऑफ 0 इज 0, तो u भी 0 आ गया और v भी क्या आ गया, 0 आ गया. ये चीज हो गई. अब निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स. ये सीख लो, रिकॉल भी कर लो कि किस तरह से हम लिखते थे. हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0. किस पॉइंट पर लिखना है, 0 0 पर. तो
यहाँ पर जब विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो y को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज ए कांस्टेंट। तो y तो एग्जैक्टली जीरो रखेंगे और u में यहाँ पर 0 0 की जगह क्या लिख लोगे? x 0। इंक्रीमेंट देना एक तरह से 0 0 में, तो 0 प्लस x और 0 में कोई इंक्रीमेंट नहीं y वाले कोऑर्डिनेट में, तो वो एज इट इज रहता है। u की वैल्यू x 0 पर माइनस लिखते हैं u की वैल्यू गिवन पॉइंट पर यानी 0 0 पर, अपॉन आएगा x माइनस 0। यही अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिखना हो तो इंक्रीमेंट किस में दोगे? y कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? u 0 y और डिवाइड फिर y से करेंगे। ठीक है, चलिए करली u बाय करली x एट ओरिजिन निकालना है। तो ये फॉर्मूले सारे सेकेंड ईयर वाले ही हैं। लिमिट x गोज टू 0, u ऑफ x 0 minus value of u at 0 0 upon x minus 0. Let us calculate the value of u at x 0. तो y को 0 रखा तो क्या रह गई मेरे पास वैल्यू? x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 0 पर वैल्यू 0 है अपॉन x। यहाँ एक्स स्क्वायर कट के x रह गया, ये x इस x से कट जाएगा तो ux आ गया 1। ux की वैल्यू ओरिजिन पर आ गई 1। इसी तरह से आप करली यू बाय करली वाई निकालोगे। करली यू बाय करली वाई एट ओरिजिन क्या आएगा? लिमिट y गोज टू 0। अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिख रहे हो तो y गोज टू 0। u की वैल्यू किस पॉइंट पर? अब x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, y में इंक्रीमेंट। u की वैल्यू 0 y पर माइनस वैल्यू ऑफ u एट 0 0 अपॉन y माइनस 0। तो u वाले रिलेशन में आप x को 0 और y को y पुट करो, देखो क्या आएगा। अगर मैंने x को 0 पुट किया, देखो न्यूमरेटर सारा 0 हो जाएगा और नीचे y स्क्वायर। पूरा चेक करना ज़रूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बन गया तो वो 0 बाय 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 बन रहा है, नीचे y स्क्वायर बन रहा है और 0 अपॉन y स्क्वायर इज 0, दैट वी कैन राइट। तो u की वैल्यू 0 y पर आई, 0 अपॉन y स्क्वायर मीन्स 0। u 0 0 0 है अपॉन आ गया y, तो 0 माइनस 0 अपॉन y 0, तो u y की वैल्यू ओरिजिन पर आ गई 0। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम vx और vy निकालेंगे। vx हुआ लिमिट x गोज टू 0, v फंक्शन की वैल्यू x 0 पर माइनस वैल्यू ऑफ v एट 0 0 अपॉन x माइनस 0। तो ये बना लिमिट x गोज टू 0। v की वैल्यू चेक करते हैं x और 0 पर। y को 0 रखो, x को x। y को 0 रखा, देखो न्यूमरेटर 0 हो गया, नीचे x स्क्वायर बचेगा, तो विल हैव 0 अपॉन एक्स स्क्वायर और वी कैन से 0। 0 y पर भी देख लें क्या वैल्यू बनेगी। x को 0 और y को y रखोगे, तो जब आप x को 0 रखोगे ऊपर ये टर्म 0, y क्यूब रह गया, नीचे x को 0 रखेंगे, ये टर्म 0, y स्क्वायर क्या आएगी? y क्यूब अपॉन y स्क्वायर। दोनों डेरिवेटिव्स के लिए मैंने देख ली। तो करली v बाय करली x में आएगा लिमिट x गोज टू 0, v की वैल्यू x 0 पर 0 बाय एक्स स्क्वायर, 0 0 पर 0 अपॉन x। तो ये ओवरऑल लिमिट क्या बन गई? 0 बन गई। ठीक है, और vy एट ओरिजिन क्या बना? लिमिट y गोज टू 0, v की वैल्यू 0 y पर माइनस वैल्यू ऑफ v एट 0 0 अपॉन y माइनस 0। अभी हमने देखी थी 0 y पर फंक्शन की वैल्यू थी y क्यूब अपॉन y स्क्वायर कट के y रह गया, y माइनस 0 बाय y बाय y इज 1, तो vy आ गया 1। तो यू कैन सी ux और vy 1 है और uy और vx दोनों 0 हैं। तो CR इक्वेशंस हो रही हैं सेटिस्फाई। ux and vy are 1, uy and minus vx both are 0। ठीक है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पर, बट हमने ऊपर चेक किया था फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द नेचर ऑफ दिस फंक्शन। f ऑफ z है x स्क्वायर y पावर 5 x प्लस आयोटा y अपॉन x पावर 4 प्लस y पावर 10 at x y not equal to 0 0 and the function is 0 if x y is 0 0। ओरिजिन पर 0 है,
at point other than origin, this is the definition of function. हमें इस फंक्शन की नेचर को डिस्कस करना है इन अ रीजन इंक्लूडिंग ओरिजिन। तो इसमें जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया ऐसे ही करेंगे। ओरिजिन और उसके आसपास में हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, so let us do that. सबसे पहले f of z क्या है, uxy प्लस आयोटा टाइम्स vxy at xy not equal to 0 0. You can separate real and imaginary part. नीचे तो रियल ही है तो कोई रैशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, तो ब्रैकेट ओपन करूं तो रियल पार्ट बनेगा x क्यूब y पावर 5 अपॉन x पावर 4 प्लस y रेज दी पावर 10। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इसी तरह से आ जाएगा प्लस आयोटा x स्क्वायर y पावर 6 अपॉन x पावर 4 प्लस y पावर 10, और ओरिजिन पर तो फंक्शन 0 है। ठीक है, तो एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन ये वैल्यू u की आ गई एंड दिस इज v, और ओरिजिन के ऊपर दोनों फंक्शंस क्या है, 0। ठीक है जी, तो यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली कि एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन ये जो मेरे फंक्शंस हैं रैशनल फंक्शंस हैं, ये मिसबिहेव करेंगे सिर्फ ओरिजिन पर, क्योंकि ओरिजिन पर ये 0/0 फॉर्म बनेगी, ये भी 0/0 बनेगी, तो उसके लिए अलग से ही डेफिनेशन हमें दी हुई है। तो अगर मैं ओरिजिन पॉइंट को अवॉइड करूं, ओरिजिन के अलावा देखूं, तो हर जगह ये रैशनल फंक्शंस हैं, तो इनके हम पार्शियल डेरिवेटिव्स आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग u/v रूल। ठीक है, तो वो वहां पर हम आराम से कर सकते हैं, सो दे आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, राइट। अब हम ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है तो आई हैव टू सी f dash 0 which is limit z goes to 0 f of z minus f of 0 upon z minus 0। अब क्योंकि z मुझे सारा xy की टर्म्स में दिया है, तो अगर z 0 को अप्रोच करेगा मीन्स xy विल अप्रोच टू 0 0, ओरिजिन को अप्रोच करना है। ये फंक्शन की वैल्यू z पर 0 पर फंक्शन 0 था अपॉन x प्लस आयोटा y, तो यू कैन सी हियर x प्लस आयोटा y से x प्लस आयोटा y कट जाएगा, तो बेसिकली ये लिमिट हमें चेक करनी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 10। इस तरह के क्वेश्चंस आपने सेकेंड ईयर में किए हुए हैं लिमिट कैलकुलेशन के, तो वी नो कि हम इस लिमिट को कौन से पाथ के अलॉन्ग कैलकुलेट करते हैं। रिकॉल करें इसको, देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या है उसका स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 है, यहाँ है y पावर 5 और नीचे है उसका स्क्वायर y पावर 10। जब इस तरह का कुछ फंक्शन होता है कि ऊपर आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और नीचे उन्हीं की सेम पावर्स के क्या है, सम है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं अलोंग द पाथ y पावर 5 इज इक्वल टू mx स्क्वायर। ठीक है, एक फंक्शन को हम दूसरे का मल्टीपल लेंगे, y इक्वल टू mx पाथ नहीं लेना है, क्या लेना है, y पावर 5 इज इक्वल टू mx स्क्वायर। ठीक, तो लेट अस कैलकुलेट। अब क्योंकि y तो हम पुट करने वाले हैं तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे लिमिट x गोज टू 0, यहाँ आ गया x स्क्वायर, y पावर 5 इज mx स्क्वायर, नीचे आ गया x पावर 4 प्लस y पावर 10 हुआ y पावर 5 का स्क्वायर यानी m स्क्वायर x पावर 4, ऊपर बन गया m x पावर 4, नीचे से x पावर 4 कॉमन, अंदर रह गया 1 प्लस m स्क्वायर, x पावर 4 कैंसल्स, अब कोई भी x की टर्म नहीं है तो लिमिट आई m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, यानी लिमिट डिपेंड करी है m पर, m इंडिकेट कर रहा है पाथ। यहाँ जैसे जैसे आप m चेंज करेंगे कर्व चेंज होते जाएंगे, कर्व चेंज होना यानी पाथ चेंज होना, और अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट होती है दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ओरिजिन के अराउंड ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिंपल सी है, डिटरमाइन, सॉरी डिफाइन होना चाहिए यहाँ वर्ड, डिफाइन एनालिटिक एंड रेगुलर फंक्शंस, इसको ठीक कर लेना, डिटरमाइन नहीं आएगा, डिफाइन एनालिटिक एंड रेगुलर फंक्शंस एंड डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालिटिक, दोनों में से कौन से फंक्शन एनालिटिक है वो हमें चेक करना है।
तो ये तो सब डेफिनेशंस मैंने ऑलरेडी आपको करा दी हुई हैं। यू कैन राइट, दोनों डेफिनेशंस आपने लिखनी है, एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन। अब इस पर आ जाते हैं कि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लो u प्लस आयोटा वी। जैसे फर्स्ट केस में फंक्शन है 2xy प्लस आयोटा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। कंपेयर करके u आ गया 2xy और v आ गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो जब भी हमें एनालिटिसिटी चेक करनी आए तो सबसे पहले तो हम सी आर इक्वेशंस देख लेंगे। जहाँ जहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी वहाँ पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो आधा काम हमारा हो जाएगा। तो लेट अस डू दैट। करली यू बाय करली एक्स या यू एक्स क्या बनेगा 2y, यू वाई विल बी 2x, व्हाट इज वी एक्स 2x और वी वाई क्या है -2y। पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख लिए, सी आर इक्वेशंस में पुट करते हैं। पहली इक्वेशन होती है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो 2y हुआ -2y के इक्वल, -2y लेफ्ट में गया प्लस का हो गया 4y0 और यू कैन से y0। इसी तरह से uy इज इक्वल टू -vx रखो, तो uy 2x है, vx है vx है 2x, तो -vx हो गया -2x। इसको भी लेफ्ट में ले गए 4x हो गया, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी कैन सी कि जो फंक्शन है वो सी आर इक्वेशंस को सिर्फ एक पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज एट ओरिजिन। एट एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन द सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा भी तो सिर्फ एक पॉइंट पर, लेकिन अगर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तब वो एनालिटिक नहीं होता है, क्योंकि एनालिटिसिटी का मतलब होता है डिफरेंशियल इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो अगर ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हो भी गया तो भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। के लिखते इस तरह से हैं, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड ओनली एट ओरिजिन, given function is differentiable nowhere except possibly at origin। हो सकता है ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हो, लेकिन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने से एनालिटिक नहीं होता, तो दिस फंक्शन इज एनालिटिक नो। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में मेरा फंक्शन था x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अकॉर्डिंग टू मी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर यहाँ पर z को स्पेसिफाई नहीं किया गया तो इसका मतलब ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं z को 0 पुट करूँ, मीन्स x और y 0 पुट करूँ, तो ये तो 0/0 फॉर्म बनती है। तो पहली बात तो यहाँ गिवन होना चाहिए था स्टेटमेंट के अंदर कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, या फिर 0 0 पर फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, दैट शुड हैव बीन गिवन सेपरेटली। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, लेट अस डील इट इन दिस वे ओनली, और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ओरिजिन पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फाइन, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए, u है x अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और v है -y अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और अगर ओरिजिन पॉइंट नहीं आता तो दीज आर वेल बिहेव्ड फंक्शंस। आप करली u बाय करली x और करली v बाय करली x एंड v बाय चारों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव सिंपली u बाय v रूल से निकाल सकते हो, तो दिस यू कैन डू। और क्योंकि ये फंक्शंस वेल बिहेव्ड हैं तो आप अपने आप देखेंगे कि यू एक्स वी वाई के इक्वल आ रहा है, यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल आ रहा है एवरीवेयर। लेकिन यहाँ हम शुरू से ही मान रहे हैं कि फंक्शन ओरिजिन पर ओरिजिन पर डिफाइंड ही नहीं है, वी आर चेकिंग एट द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन। तो अदर देन ओरिजिन हर पॉइंट के ऊपर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो फंक्शन साथ में जो u और v हैं, यू एक्स और वी वाई सॉरी, ये सारे रैशनल फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस भी हैं। तो सफिशिएंसी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है आपकी कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर कॉन्टिन्यूस एंड दे सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस। तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है,
कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? एट ओरिजिन। ओरिजिन के बारे में हमें नहीं पता, वहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा क्योंकि ओरिजिन पर फंक्शन आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, राइट। सी यार, मैंने इसका डेरिवेटिव अदरवाइज भी निकाल के दे दिया, अदरवाइज तो हम सफिशिएंसी कंडीशन से ही कह सकते थे, बट आई हैव फाउंड द डेरिवेटिव एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन। लेट अस सपोज z नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड f डैश z नॉट, दैट विल बी लिमिट z गोज टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। अब f ऑफ z लिखना था मुझे, f ऑफ z जो हमें दिया है एक्स वाई की टर्म्स में दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको z की टर्म्स में लिखूं तो ये तो है z बार और नीचे है मॉड z स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर लिखूं या z बार लिखूं, z बार से z बार कट के ये फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या है, 1 अपॉन z है। तो 1 अपॉन z फंक्शन क्लियरली दिखता है कि ओरिजिन पर डिफाइंड नहीं है। तो f ऑफ z हुआ 1 बाय z, f ऑफ z नॉट इज 1 बाय z नॉट अपॉन आ गया z माइनस z नॉट। एलसीएम लिया तो z नॉट नीचे आ गया, ऊपर z नॉट माइनस z हो गया, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, माइनस साइन बचेगा, तो यह माइनस 1 अपॉन z नॉट, और z को जब आप z नॉट पुट करेंगे तो इट इज माइनस 1 अपॉन z नॉट स्क्वायर। तो वी कैन सी क्लियरली हियर कि ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है क्लियरली, बाकी हर जगह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, बट दिस डेफिनेशन इज समवेयर इनकम्प्लीट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। फंक्शन है f ऑफ z इज x क्यूब y माइनस आयोटा x अपॉन x पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर इफ z इज नॉट 0 और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z इट गोज टू 0 एज z गोज टू 0, यानी लिमिट निकालनी है इस टर्म की एज z गोज टू 0, और वो लिमिट 0 आएगी along एनी रेडियस वेक्टर। समझ लो इसको, along एनी रेडियस वेक्टर का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ वो जब हम z को क्या पुट कर देते हैं, r e पावर आयोटा थीटा। स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये लिमिट 0 आएगी, बट नॉट एज z गोज टू 0 इन एनी मैनर। लेकिन हर तरह, मतलब z को अगर मैं स्ट्रेट लाइन पाथ ना लेकर किसी और पाथ के अलोंग कैलकुलेट करूं तो लिमिट नीड नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। तो वो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेट अस सी इट। ये फंक्शन डिफाइंड था, लिमिट को हमने l कह दिया, लिमिट z गोज टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z, वैल्यू सारी पुट कर दी, z को x प्लस आयोटा y रखा, दिस इज f ऑफ z, दिस इज f ऑफ 0। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर आपने माइनस आयोटा कॉमन ले लेना है, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय एज इट इज, यहाँ पर x रह गया, माइनस 1 अपॉन आयोटा टाइम्स वाई आएगा, नीचे आ गया x पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इस माइनस आयोटा को आप लिमिट के बाहर भी लिख सकते हो, और z अगर 0 को जाएगा तो एक्स वाई गोज टू 0 0। सी नाउ, ये बन गया लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0, माइनस आयोटा एज इट इज, माइनस 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा होता है, तो इट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स क्यूब वाई अपॉन आ गया एक्स पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई कट गया, तो मुझे कौन सी लिमिट कैलकुलेट करनी है, माइनस आयोटा लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0 एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस लिमिट को हमें दो पाथ के अलोंग कैलकुलेट करना है, एक है हमारा रेडियस वेक्टर पाथ यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ, और दूसरा कोई और पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ को आप r इक्वल टू ई पावर z इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा लिख लेते। अगर मेरा ये जो लिमिट बना है ये किसकी टर्म्स में होता है, z की टर्म्स में, क्योंकि लिमिट x और y की टर्म्स में है, तो आई विल टेक y इज इक्वल टू mx, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, या रेडियस वेक्टर ही बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पहले हम इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx, या फिर मैंने क्या किया यहाँ पर रेडियस वेक्टर स्पेसिफिकली लिखने के लिए आप इसको x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा भी लिख सकते हो। r ई पावर आयोटा थीटा होता है, तो x आर कॉस थीटा, y आर साइन थीटा। ये यहाँ पर ध्यान रखना मेरी बात को, आप y इक्वल टू एम एक्स पाथ लिखोगे, वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ है। अगर इस तरह से हम लिखते हैं कि x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट कर ले, ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ है, राइट। तो आप y इक्वल टू एम एक्स से भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, फाइन। तो L होगा माइनस आयोटा, लिमिट आ गई r गोज टू 0, एक्स क्यूब आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा हो गया, y है r sin थीटा, नीचे x की पावर 6 है तो इट इज r पावर 6 cos पावर 6 थीटा, प्लस y का स्क्वायर है तो इट इज r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है। ऊपर है r की पावर 4, नीचे से कॉमन है r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ऊपर r स्क्वायर रह गया, cos क्यूब sin थीटा, नीचे क्या रहेगा r पावर 4 cos पावर 6 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर r 0 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर 0 है, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, नीचे भी ज़रूर देखना है कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो ये बना 0 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 0। तो यही आपका फर्स्ट था कि अगर किसी रेडियस वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तो r लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 0, बट नॉट अलोंग एवरी पाथ। तो अब ये देखो, जैसे अभी हमने पिछले से पिछला क्वेश्चन किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। ऊपर x और y के दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक्स क्यूब और y की, और नीचे उनकी सेम पावर्स का सम है, यहाँ स्क्वायर्स का क्या है सम। तो इस लिमिट को हम कौन से पाथ के अलोंग ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब या एक्स क्यूब इज इक्वल टू एम वाई। लेकिन क्योंकि मुझे एक ही पाथ दिखाना है तो आई विल जस्ट पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। किस पाथ के लॉन्ग ले लेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई के, या वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब के। लेट अस पुट इट इन द लिमिट, वाई की जगह एक्स क्यूब रखा और यहाँ पर अब सिर्फ आ जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 0, नीचे एक्स पावर 6 वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर हो गया एक्स पावर 6, तो इट इज 2 टाइम्स एक्स पावर 6, न्यूमरेटर में एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 6 से एक्स पावर 6 कट गया, तो लिमिट आई माइनस आयोटा बाय 2 विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपने करने हैं और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस के नंबर दिए हैं जो आप करेंगे, और इनमें से कोई स्टेप इन क्वेश्चंस में आपको क्लियर नहीं होता, यू विल डिस्कस विद मी। क्वेश्चन नंबर 9th, 12th, 16th फर्स्ट पार्ट एंड 17th of the exercise 5.2 और फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो सारे आपने करने हैं और कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं होता, यू कैन डिस्कस विद